हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का जो हम लोग का C9 है, उसके यूनिट 1 में हम आपको आकलन बता चुके हैं। मूल्यांकन का पार्ट 1 बता दिए, जिसमें उसका प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषता, महत्व, ये सब बता दिए। आज पार्ट 2 वीडियो में जो बाकी है मूल्यांकन को, वो चीज़ बताएंगे। देखिए, पार्ट 1 वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए, और जो मेरे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं, वो मेरे मतलब उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है, अब आइए हम टॉपिक पे आते हैं। लिखा है मूल्यांकन का वर्गीकरण। देखिए, प्रकार भी बोल सकते हैं, देखिए वर्गीकरण या प्रकार बोल सकते हैं। देखिए, मूल्यांकन का वर्गीकरण लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि मूल्यांकन छात्रों की कठिनाइयों, कमियों तथा गुणों की जानकारी देता है और साथ ही उनके सर्वांगीण विकास मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास को गतिशील बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। मूल्यांकन को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, पहला लिखा है दक्षता आधारित मूल्यांकन, दूसरा है व्यापक मूल्यांकन, तीसरा होता है सतत मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन के प्रकार में आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे हम आकलन के प्रकार लिखाए थे, संकलनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन। तो सेम आकलन की जगह पर आप मूल्यांकन लिखे वो भी लिख दीजिएगा, तो वो भी प्रकार होता है। तो उसको हम अलग बताएंगे, क्योंकि वो जो संकलनात्मक आकलन होता है, योगात्मक आकलन होता है, तो उसमें शामिल होता है अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है, तो इस मतलब ये वाला चीज़ अलग हम एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में वो बहुत पूछा जाता है, समझ गए। तो इसमें उसको शामिल नहीं किया, अलग हम बताया है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, सतत मूल्यांकन क्या होता है। क्योंकि अभी वर्तमान समय की जो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसमें क्या चल रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मतलब ये दोनों को शामिल कर दिया गया है। ये दोनों को शामिल करके मतलब मूल्यांकन किया जाता है, नहीं सतत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समझ गए। तो ये चीज़ आपको बताएंगे तो आपको अच्छा से समझ आएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है दक्षता आधारित मूल्यांकन, 3 मूल्यांकन हो गया। दक्षता आधारित मूल्यांकन इंग्लिश में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन। देखिए, लिखा है दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, देखिए समझिएगा। हम जानते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया प्रत्येक चरण में, शिक्षा की प्रक्रिया यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विद्यार्थियों में अधिगम दक्षता का विकास। देखिए, अधिगम दक्षता का मतलब क्या होता है कि कुशलता। मान लीजिए आप कोई चीज़, मान लीजिए गिनती आप पढ़िएगा, तो मान लीजिए गिनती के बारे, मान लीजिए 1 से 10 100 तक हम गिनती आपको पढ़ाए, ठीक है। तो आपको में दक्षता क्या क्या आ सकता है, शिक्षण से रिलेटेड दक्षता, कि आप सब मतलब अंक को पहचाने, मतलब जो 1 2 3 है उसको पहचानने लगिएगा। फिर आप में मान लीजिए अति होगा कि आप लिखने का गुण आप में आ जाएगा। ये सब क्या हुआ, दक्षता हुआ। तो लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विद्यार्थियों में अधिगम दक्षता का विकास होता है। विद्यार्थियों के अधिगम दक्षता का मूल्यांकन मूल्यांकन के जिस तरीके से करते हैं उसे दक्षता आधारित मूल्यांकन करते हैं। मतलब विद्यार्थियों के अधिगम दक्षता, मतलब अधिगम जो सीखने का जो दक्षता है, इफिशियंसी जिसे बोलते हैं समझ गए, का मूल्यांकन, मतलब जिस तरीके मूल्यांकन के जिस विधि से करते हैं, लिख सकते हैं, या जिस तरीके से करते हैं उसे दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि छात्रों ने क्या क्या सीखा और उसके व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, समझ गए। फिर लिखा, मतलब दक्षता आधारित मूल्यांकन से क्या ज्ञात होता है कि छात्रों ने क्या क्या सीखा है और उसके व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। देखिए, आप कोई चीज़ सीखिएगा तो आपके व्यवहार में जरूर परिवर्तन होगा, समझ गए। मान लीजिए सिंपल अधिगम आपको बताए हुए थे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वह जलती हुई मोमबत्ती को हाथ से, जो लौ को छुएगा तो हाथ जल जाएगा। अब बाद में बच्चा क्या करेगा, वो मोमबत्ती को छुएगा नहीं, मतलब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया कि अब मोमबत्ती को नहीं छुएगा। तो आप में कोई चीज़ सीखिएगा, आप में कोई अधिगम होगा, तो आपके क्या होगा कि व्यवहार में परिवर्तन जरूर होगा। ये लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल आपको देखे समझ आते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, जैसे प्राइमरी स्कूल में, मतलब प्राथमिक स्कूल में कक्षा 2 के स्टूडेंट को 1 से 100 तक की गिनती का अभ्यास कराते हैं और उन्हें गिनती की संख्या को लिखना सिखाते हैं। तो उन छात्रों में निम्नलिखित दक्षता अधिगम दक्षता सम्मिलित होगी। पहला है संख्याओं के संक्रमण, संख्याओं के बारे में जानेंगे। दूसरा है संख्याओं की पहचान, मतलब संख्या को पहचानने लगेंगे कि 2 कैसे लिखाता है, 3 कैसे लिखाता है, समझ गए। संख्याओं को लिखना, संख्या को लिखने भी आ जाएगा। ये सब क्या हुआ, दक्षता हुआ, समझ गए। फिर डी नंबर में लिखा है संख्याओं को लिखने का निश्चित क्रम। निश्चित क्रम करने का मतलब है कि 2 के बाद 3 लिखेंगे, समझ गए, तो ये निश्चित क्रम है। 3 के बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद 5 लिखेंगे, ये निश्चित क्रम होता है, समझ गए। और तो ये निश्चित क्रम भी सीख लेंगे, समझ गए। फिर लिखा है अधिगम की जांच हेतु शिक्षक दक्षता आधारित मूल्यांकन करता है। मतलब अधिगम, आप जो चीज़ सीखे हुए हैं उसकी जांच के लिए शिक्षक क्या करता है, दक्षता आधारित मूल्यांकन करता है। शिक्षकों को कक्षा कक्ष में समय समय पर दक्षता आधारित मूल्यांकन करते रहना चाहिए, जिससे छात्रों की दक्षता आधारित स्थिति का ज्ञान हो सके और अधिगम को सुदृढ़ बनाया जाए। देखिएगा, अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है कि बच्चा को मतलब टीचर मतलब पढ़ा दिया, फिर उसी समय क्या करता है, दक्षता आधारित क्या करता है कि मूल्यांकन करता है, जिससे पता चलता है कि बच्चा क्या चीज़ सीखा, क्या नहीं चीज़ सीखा, उसके बाद फिर उसमें सुधार करता है, समझ गए। अब देखते हैं व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रहेंसिव
एवल्यूएशन लिखा हुआ है। दक्षता आधारित मूल्यांकन प्रतिदिन कक्षा में शिक्षण के अंतर्गत छात्रों में दक्षता सिखाने के बाद किया जाता है। देखिएगा, देखिए दक्षता आधारित मूल्यांकन प्रतिदिन कक्षा में क्या होता है, शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की दक्षता सिखाने के बाद किया जाता है। समझिए, दक्षता करने के बाद हम व्यापक मूल्यांकन करते हैं, याद रखिएगा। पहले दक्षता करते हैं, दक्षता आधारित मूल्यांकन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, व्यापक मूल्यांकन करते हैं, तब तो लास्ट में क्या करते हैं, सतत मूल्यांकन करते हैं, याद रखिएगा। समझ गए। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन प्रतिदिन कक्षा में शिक्षण के अंतर्गत छात्रों में दक्षता सिखाने के बाद किया जाता है, किंतु छात्रों में दक्षता के अतिरिक्त उसमें संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष भी शामिल होता है, जिसका मूल्यांकन दक्षता आधारित विधि से संभव नहीं है। मतलब जो देखिए, दक्षता तो सीखने उखने का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी विद्यार्थी में क्या होता है कि संज्ञानात्मक पक्ष उसका होता है, भावात्मक पक्ष होता है एवं क्रियात्मक पक्ष भी सम्मिलित होता है, जिसका मूल्यांकन क्या कर सकते हैं, दक्षता द्वारा नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। अर्थात छात्रों के बहुमुखी या चौमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए किए जाने वाले मूल्यांकन को व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। समझ गए। मतलब बालक के व्यक्तित्व के चौमुखी विकास के लिए जो मूल्यांकन करते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के निम्नलिखित पक्षों का ध्यान रखा जाता है। पहला है व्यक्तिगत एवं सामाजिक सद्गुण, समाज सेवा, नैतिकता, उत्तरदायित्व की भावना, स्वच्छता एवं सहयोग, सत्यनिष्ठा, समयबद्धता आदि के गुणों का मूल्यांकन किया जाए। देखिएगा, व्यापक मूल्यांकन होगा ना तो विद्यार्थी में समाज सेवा का उसमें है कि नहीं, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। उसमें नैतिकता है कि नहीं, नैतिकता का मतलब होता है कि सही या गलत के बारे में जो फैसला होता है उसी को नैतिकता कहते हैं। मतलब जो चीज़ सही है उसको सही बताना, जो चीज़ गलत है उसको गलत बताने के गुण आप जब आप में आ जाएगा उसी को नैतिकता कहते हैं। उत्तरदायित्व की भावना, आपने मतलब उत्तरदायित्व की भावना आप में है कि नहीं। फिर स्वच्छता एवं सहयोग की भावना है कि नहीं, सत्यनिष्ठा की भावना है कि नहीं, समयबद्धता आदि की गुणों का मूल्यांकन किया जाता है किसमें, व्यापक मूल्यांकन में। समझ गए। दूसरा है पाठ्यक्रम संबंधित क्रिया। इसके अंतर्गत वाद विवाद, खेलकूद, भाषण, नाटक, तैरना आदि क्रिया सम्मिलित है, जिसका मूल्यांकन अति आवश्यक होता है। इस सब चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। आप में वाद विवाद है कि नहीं, खेल, ये सब चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। फिर तीसरा है मतलब व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, फिर तीसरा है छात्रों की अभिरुचि। इसके अंतर्गत साहित्य, संगीत, कला तथा प्रकृति दर्शन सम्मिलित होता है, जिसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर आपका डी नंबर है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है देखने का नजरिया। इसके अंतर्गत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षा, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता आदि को सम्मिलित किया जाता है। देखिएगा, अभिवृत्ति के अंतर्गत ये सब चीज़ का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन में जब विद्यार्थी का ये सब चीज़ का देखा जाता है, उसमें राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता कितना है। मान लीजिए आप कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होगा और उसमें समाज सेवा का गुण नहीं होगा, तो ये सब चीज़ का भी आकलन किया जाता है। समझ गए। और दक्षता में क्या किया जाता है कि आप पढ़ने में कितना तेज है, यही सब चीज़ का किया जाता है। लेकिन व्यापक मूल्यांकन में आपके पूरा चीज़ का मतलब आपका चौमुखी विकास के लिए, आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए मतलब मापन किया जाता है। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ लिखा हुआ है, कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल का आकलन किया। रचनात्मक आपके अंदर जो मतलब चीज़ है, मतलब जो विशिष्ट रहता है रचनात्मक, मतलब जो रचनात्मक होता है, जो उसका आकलन किया जाता है। समझ गए। क्रिएटिव जो आपके अंदर जो अच्छी चीज़ है उसका आकलन किया जाता है, जबकि संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन का आकलन करने के लिए व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपके संपूर्ण व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन का आकलन करने के लिए आप में क्या किया जाता है, व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। याद रखिएगा, व्यापक मूल्यांकन बड़ा होता है और दक्षता मूल्यांकन क्या होता है, छोटा होता है। मतलब एक नैरो, मतलब एक संकुचित मतलब टर्म है। और व्यापक मूल्यांकन क्या है, मतलब एक मतलब ब्रॉड, मतलब बड़ा व्यापक टर्म है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो वही चीज़ पूछा गया है क्वेश्चन में। समझ गए। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल का आकलन किया जाता है, जबकि संपूर्ण व्यक्तित्व के होने वाले परिवर्तन का आकलन करने के लिए व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। आइए अब देखते हैं सतत मूल्यांकन। तीसरा क्या है, देखिए आपका हो गया दक्षता आधारित मूल्यांकन हो गया, व्यापक मूल्यांकन हो गया, तीसरा क्या है, सतत मूल्यांकन। देखिए अभी वर्तमान समय में जो मूल्यांकन चल रहा है वो व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन दोनों को मिलाकर किया जाता है। सुनिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का नाम सुने होंगे, ये हम यूनिट 2 में या यूनिट 3 में पढ़ना है। समझ गए। तो ये चीज़ भी हम आपको बहुत अच्छा से बताएंगे। समझ गए। सतत मूल्यांकन को निरंतर मूल्यांकन भी कहते हैं। सतत मतलब होता है कंटिन्यू मतलब निरंतर, मतलब जारी, हमेशा जारी रहने वाला मूल्यांकन भी कहते हैं। लिखा है सतत मूल्यांकन का तात्पर्य उच्च परीक्षण मतलब उस टेस्ट से है जिससे छात्र के अध्ययन एवं उपलब्धि का प्रतिमाल लेखा जोखा लिया जाता है। मतलब एक माह पर पूरा टेस्ट, एक माह या एक साल, मतलब जो भी बोल सकते हैं, उस पर क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ
प्रस्थ करता है। और जो सतत मूल्यांकन है क्या करता है, सार्थक ज्ञान के लिए क्या करता है, निदान एवं उपचार का पथ पथ प्रशस्त करता है, मतलब उसको हटाता है, मतलब अति करता है। समझ गए। सार्थक, अब देखिए सार्थक ज्ञान क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है सार्थक ज्ञान का अर्थ है विद्यार्थी के वांछनीय कार्य क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास विकास जिससे वह भविष्य में अधिकतम लाभ उठा सके। मतलब उसको ऐसा बनाना है कि भविष्य में वो उसका मतलब उससे बहुत अच्छा फायदा उठा सके, वो अच्छा से अच्छा रोजगार उसको मिल सके, उसी को सार्थक ज्ञान कहते हैं। समझ गए। फिर लिखा है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस जगह से, सार्थक ज्ञान कई तथ्यों पर निर्भर करता है, जैसे विद्यार्थियों की रुचि। मान लीजिए अब किसी विद्यार्थी को क्रिकेट खेलने में रुचि है, उसको फुटबॉल खिलाने लगेगा, तो कहाँ से अच्छा उसमें सार्थक ज्ञान का निर्माण अच्छा से होबे नहीं करेगा। शिक्षा का स्तर पर भी मतलब डिपेंड करता है। समझ गए। अब मान लीजिए किसी का शिक्षा से उतना अच्छा नहीं, उसको बहुत हाई अथी पढ़ाने लगे तो भी अच्छा नहीं है। फिर शिक्षा से लाभ उठाने की क्षमता, कैसे वो लाभ उठा सकता है, समझते, ये सब पर भी निर्भर करता है। समझ गए। तो 3 प्रकार का मूल्यांकन वर्गीकरण किए हैं, दक्षता आधारित मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन। समझ गए। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब देखते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता, नीड ऑफ इवैल्यूएशन क्या है इसकी आवश्यकता। हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में मूल्यांकन करते रहते हैं। यदि हम मानव जीवन से मूल्यांकन को हटा दे तो जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। देखिए मूल्यांकन करने से पता चलता है कि हमें क्या कमी है, क्या जो चीज़ है उसको हम सुधार कर सकते हैं। समझ गए। तो वही कहा जा रहा है कि मूल्यांकन को अपने जीवन से हटा दे तो जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। मूल्यांकन मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ही विषयों में किसी भी प्रकार का विकास बिना मूल्यांकन के संभव नहीं हो सकता है। समझ गए। कहा जा रहा है कि मूल्यांकन जो है ना शिक्षा के क्षेत्र में तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बिना मूल्यांकन के उसका उसमें विकास संभव ही नहीं है। फिर लिखा है मूल्यांकन की निम्नलिखित आवश्यकता है। पहला है कक्षा में छात्रों का स्तर का पता मूल्यांकन द्वारा ही लगाया जाता है। मतलब स्तर मतलब रैंकिंग का पता लगाया जाता है, कौन विद्यार्थी पढ़ने में तेज है, कौन विद्यार्थी कम तेज है। ठीक है। उसके फिर उसके लायक उसका शिक्षण विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कक्षा में छात्रों का स्तर का पता मूल्यांकन द्वारा ही लगाया जाता है। दूसरा है मूल्यांकन द्वारा ही सावधानी पूर्वक यह निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सी शिक्षण विधि गलत है या कौन सी सही है। वो पाठ्यक्रम है, ये सब में मतलब शिक्षण विधि है, आप पाठ्यक्रम भी लिख सकते हैं, ये सब कोई भी जोड़ सकते हैं। तो वही कह रहा है कि मूल्यांकन द्वारा ही सावधानी पूर्वक यह निर्णय लिया जाता है ये कौन सी शिक्षण पद्धति या गलत है या सही है। विधि भी जो चीज़ जोड़ना है जोड़ सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कि समाज के विकास का पूरा चक्र मूल्यांकन पर ही निर्भर करता है। देखिए समाज का जो पूरा विकास चक्र है वो किस पर निर्भर करता है, मूल्यांकन में। मूल्यांकन करते रहेंगे तब ना अपने समाज को अच्छा से मतलब हम विकास करते जाएंगे, क्या कमी रह गई, क्या चीज़ रह गई, समझे ये चीज़ें। फिर चौथा है किसी विषय वस्तु की उपयोगिता का निर्णय मूल्यांकन की निर्णयात्मक प्रक्रिया द्वारा ले जाती है। मतलब किसी वस्तु की क्या उपयोगिता है उस मूल्यांकन करेंगे तब ना पता चलेगा। फिर आपका पांचवा है शिक्षा के क्षेत्र में किसी बालक ने किन्हीं किन्हीं उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, इसका ज्ञान हमें मूल्यांकन द्वारा ही प्राप्त होता है। समझ गए। अब देखते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन। हम जानते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूल्यों का मापन करना। मतलब मूल्य कोई भी हो उसका विद्यार्थी के अंदर जो भी मूल्य है उसका मापन करना। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता है जो निम्नलिखित है। पहला है ज्ञान। मूल्यांकन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विद्यार्थियों ने विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान प्राप्त किया है। दूसरा है बोध या अबोध, कॉम्प्रहेंशन। बोध से तात्पर्य है कि विद्यार्थी सीखी हुई सामग्री का कितनी प्रकार से व्याख्या करने की क्षमता होती है। ये में तो अभी वर्तमान समय में होना ही चाहिए, मतलब रटन प्रणाली साफ नहीं होना चाहिए। मतलब आप कोई चीज़ सीखे हैं उसे कितना प्रकार से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, समझ गए, कितना प्रकार से व्याख्या करने की आप में क्षमता है। तीसरा है सूचना, विद्यार्थी ज्ञान के संबंध में कितनी सूचनाएं का संकलन किया। ठीक है। फिर चौथा है बुद्धि, यह ज्ञात करना है कि हमारे क्षेत्र में है, यह ज्ञात करना है कि कुछ विद्यार्थियों द्वारा भूल क्यों की जाती है तथा त्रुटियां क्यों पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब उस क्षेत्र से भी पता चलता है कि कोई विद्यार्थी क्यों भूल हो जाती है और त्रुटियों क्यों पुनरावृत्ति मतलब दोहराते हैं। फिर आपका कुशलता या दक्षता, इफिशियंसी। कुशलताओं का संबंध पाठ विषय से संबंधित कुशलताओं से, मतलब पाठ विषय में आपकी कितनी कुशलता है। समझ गए। रुचि, विद्यालयों की इस योग्यता का संबंध किसी वस्तु विषय या क्रिया को पसंद करने या न करने से है। अभिरुचि परीक्षण का आयोजन विद्यालय में इसी उद्देश्य से किया जाता है। मतलब देखिए विद्यालय में जो अभिरुचि परीक्षण किया जाता है ना, वो क्या किया जाता है कि रुचियों को जानने के लिए कि कौन बच्चा किस विषय में रुचि है, कौन किसका कौन चीज़ में, तो वही रुचि जानने के लिए अभिरुचि परीक्षण किया जाता है विद्यालय में। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन प्रोसेस लिखा है। हम जानते हैं कि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षण के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ट्राइपोलर प्रोसेस के रूप में प्रस्तुत किया था। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम स्वरूप प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर ब्लूम को जाता है। समझ गए। जिन्होंने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्न 3 बातों समाहित रहती है। पहला है
शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने का अनुभव, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। ये चीज़ आप बना सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं, समझ गए। इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप। ये वाला है, ये वाला हम ऐसे मतलब इधर से जाएगा, जब इधर से आएगा फिर देखिए, अब फिर इधर ई आएगा तो फिर ई वाला इधर जाएगा। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा अथी करते हैं, यहाँ से करते हैं तब आएगा। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, तीर चिन्ह ऐसे एगो दे दीजिएगा, तो फिर तीर चिन्ह, तो फिर एगो तीर चिन्ह, मतलब बस चलते रहता है, मतलब ये हमेशा जारी रहता है। कोई ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए अब हम ऐसे किए, अब ऐसे किए, ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, बना लीजिएगा। ऐसा का आप बना सकते हैं, समझ गए। तो ये आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे शिक्षा का उद्देश्य लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा शिक्षा का उद्देश्य, यहाँ पर लिख दे सीखने के अनुभव, यहाँ पर लिख दे व्यवहार परिवर्तन और मूल्यांकन प्रक्रिया। थोड़ा अच्छा से बना ले, हमको उतना ड्राइंग बनाने नहीं आता है, समझ गए। आइए अब देखते हैं, लिखा हुआ है मूल्यांकन प्रक्रिया में समाहित 3 तत्वों में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। तीनों में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। आप देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस। मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्न सोपान होते हैं। पहला है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, दूसरा है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभवों को उत्पन्न करना, तीसरा है व्यवहारिक परिवर्तन, मतलब व्यवहारिक मतलब आपके व्यवहार में क्या पढ़ते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। अब देखिए पहला इसको हम डिफाइन करते हैं, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण। बालकों की सामाजिक स्थिति, विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर उद्देश्य को करना है, निर्धारित करना है। मतलब उद्देश्य को क्या करना है, निर्धारित करना है। शिक्षण उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य आते हैं। ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति में लंबा समय लगता है। फिर दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। इन उद्देश्यों में यह ध्यान रखा जाता है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति बाद छात्रों में क्या और कैसे परिवर्तन होंगे। विशिष्ट उद्देश्यों का संबंध पढ़ाए जाने वाले पाठ से होता है, अतः यह कक्षा शिक्षण कराते समय भी प्राप्त किया जा सकता है। देखिए जो समान उद्देश्य क्या, मान लीजिए हम साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो साइंस का समान उद्देश्य क्या हो जाएगा कि छात्रों में विज्ञान से संबंधित संकल्पनाओं का मतलब जानकारी देना है। ये सब हो सकता है कि वैज्ञानिक गुण का विकास करना है, समझ गए, ये सब चीज़ का करना है। तो ये लंबा समय, ये मतलब क्या होता है, जो इस मतलब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लंबा समय लगता है। और देखिए विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, मान लीजिए हम साइंस में जल पढ़ा रहे हैं, तो जल का विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएगा कि जल के संप्रदाय के बारे में जानकारी देना है, समझ गए। तो उसी समय पढ़ाएंगे, उसी समय उसको क्या करेंगे कि प्राप्त हो जाता है। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होता है तो वो पाठ से संबंधित होता है, समझ गए, मतलब पाठ पढ़ा है उससे संबंधित होता है। समान उद्देश्य होता है कि सब्जेक्ट से संबंधित होता है, समझ गए। तो सब्जेक्ट से संबंधित उद्देश्य प्राप्त करने में हमें लंबा समय लगेगा। अब पाठ से संबंधित उद्देश्य को मतलब जो विशिष्ट उद्देश्य होगा उसको हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे। आइए देखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य हो गया। आप देखते हैं लिखा हुआ है, उद्देश्यों को परिभाषित करने में विषय वस्तु और व्यवहार परिवर्तन दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। लिखा हुआ है पर उद्देश्यों को परिभाषित करने में विषय वस्तु और व्यवहार में परिवर्तन दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। देखिए दूसरा है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभवों को उत्पन्न करना। लिखा हुआ है अधिगम अनुभव वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। देखिएगा मतलब आप जब उद्देश्य निर्धारित कर दीजिएगा तो दूसरा आपका प्रोसेस क्या होगा सोपान में कि उद्देश्यों की प्राप्ति तो सीखने के अनुभव को उत्पन्न करना। तो वही कहा जाए है कि अधिगम अनुभव वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियाँ प्रविधियाँ क्या कहते हैं, जो शिक्षण विधियाँ मतलब शिक्षण विधि में सहायक होती है उसे प्रविधि कहते हैं। सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम आदि शामिल होती है जिसके द्वारा व्यक्ति को अधिकतम अनुभव प्राप्त है। देखिए शिक्षक मतलब विद्यार्थियों को किससे अधिकतम अनुभव प्राप्त होगा, सीखने का अनुभव किससे प्राप्त होगा, तो वो होगा शिक्षण विधि होगा, प्रविधि होगा, सहायक सामग्री होगा, पाठ्य पुस्तक होगा, पाठ्यक्रम, यही सबसे ना प्राप्त करेगा। फिर लिखा है सीखने का अनुभव उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को प्रभावात्मक शिक्षण प्रदान कर दिया, मतलब ऐसा शिक्षण प्रदान कि उस पर प्रभावी शिक्षण, मतलब बच्चों में सीखने का अनुभव उत्पन्न करने के लिए क्या करना है, शिक्षक को प्रभावी शिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, मतलब उपरोक्त मतलब जो ऊपर दोनों उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सके। फिर लिखा है सीखने के अनुभव को उत्पन्न कराने के लिए अधिगम बिंदु निश्चित किया जाता है, मतलब लर्निंग पॉइंट निश्चित किया जाता है कि हमको ये चीज़ पढ़ाना है, समझ गए, निश्चित किया जाता है। और ये चीज़ बच्चों से क्या करना है कि अधिगम पॉइंट मतलब क्या लिखा है कि सीखने के अनुभवों को उत्पन्न कराने के लिए अधिगम बिंदु मतलब लर्निंग पॉइंट, मतलब ये चीज़ को हमको सिखाना है, समझ गए, मतलब उस चीज़ बिंदु को निर्धारित किया जाता है,
निश्चित किया जाता है। इन बिंदुओं की सहायता से ही सीखने की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है कि बालक की क्षमताओं का विकास तथा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं सी नंबर में है व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। मतलब आप इतना चीज़ आप में हो जाएगा तो कुछ ना कुछ आपके व्यवहार में तो परिवर्तन होगा ही। तो लिखा है सीखने के अनुभव होने के बाद बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये व्यवहार परिवर्तन बालक के संपूर्ण पक्षों से संबंधित होता है। फिर लिखा है कि व्यवहार परिवर्तन के बाद इन व्यवहार का मूल्यांकन होता है तथा मूल्यांकन हेतु विभिन्न तरह की मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर ही बालकों को पृष्ठपोषण फीडबैक प्रदान किया जाता है तथा इस मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षक शिक्षण में आवश्यकता अनुसार सुधार करता है और पुनः अधिगम क्रियाओं को आयोजित करता है जिससे अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो चीज़ हम पढ़ा दी उसका मूल्यांकन करता है, जो कमी रह गया तो शिक्षक क्या करता है कि फिर उसमें सुधार करके फिर से पढ़ाता है, समझ गए, और पढ़ाता है और उससे क्या करता है कि हमें अधिकतम शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। फिर लिखा अतः उपयुक्त प्रक्रिया सोपानों को अपनाकर अधिगम को सशक्त बनाया जा सकता है। मतलब तीन गो जो है ना कि पहले उद्देश्य को निर्धारित करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अधिगम अनुभव को उत्पन्न करेंगे, तीसरा क्या कि मूल्यांकन करेंगे। तो ये सब प्रक्रिया जब करेंगे ना तो हम अधिगम को क्या बना सकते हैं कि सशक्त बनाया जा सकता है। अब देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। मूल्यांकन के सिद्धांत लिखा हुआ है। मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला है किसी भी कार्य के मूल्यांकन के लिए उपकरणों का चुनाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है। मतलब आप कोई चीज़ का मूल्यांकन करने जाइएगा तो मूल्यांकन कीजिएगा तो जो चीज़ का मूल्यांकन कीजिएगा ना, मूल्यांकन के लिए उपकरणों का चुनाव करेंगे ना, मान लीजिए सब चीज़ का उपकरण के लिए अलग अलग होता है, सब उपकरण का अलग अलग कार्य नहीं है। तो वही कहा है किसी भी कार्य के मूल्यांकन के लिए उपकरणों का चुनाव उस तथ्य पर निर्भर करता है कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है, समझ गए। दूसरा है मूल्यांकन के लिए उपकरणों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि ना। मूल्यांकन करना है, कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रहा है तो खराब हो जाएगा। तीसरा है किसी व्यक्ति या समूह के पूर्ण मूल्यांकन के लिए विविध, मतलब होता है मिसलेनियस, बहुत सारे विविध विधियों और उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी एक उपकरण द्वारा पूर्ण मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया सकता। मतलब कोई एक चीज़ तो सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को अपने उपकरणों की उपयुक्तता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप में क्या होना चाहिए कि उपकरणों की उपयुक्तता का पूर्ण मतलब पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर आपका पांचवा है मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन के नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब उसके नैतिक मूल्य क्या है, उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए, उसके नैतिक मूल्य के, समझ गए। अब आपका छठा है मूल्यांकन को अपने आप में अंत न समझे कर उसे अन्य उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम समझे। मूल्यांकन अब कर लिया, अब सोचेंगे अब हो गया, नहीं, उससे हम क्या समझेंगे कि अन्य उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति का क्या है माध्यम समझना चाहिए। अब देखते हैं मूल्यांकन का शिक्षा का महत्व। मूल्यांकन का शिक्षा का देखिए ये महत्व हम पहले बता चुके हैं, समझ गए, मतलब पार्ट 1 वीडियो में। तो आप देखना चाहते थे ये भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। ये शिक्षा के क्षेत्र में मतलब सोचे मूल्यांकन था, ठीक है। लिखा हुआ है मूल्यांकन का शिक्षण में निम्नलिखित महत्व है। पहला है मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारण में सहायक होता है। दूसरा है मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा है मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। चौथा है मूल्यांकन विद्यार्थियों के वर्गीकरण एवं स्तरीकरण मतलब रैंकिंग में सहायक होता है। फिर आपका है मूल्यांकन के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। फिर आपका अगला है मूल्यांकन शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की उपयोगिता में सहायक होता है। फिर आपका है मूल्यांकन शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श में सहायक होता है। फिर आपका अगला है मूल्यांकन विद्यार्थियों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं एवं व्यवहार की जांच में सहायक होता है। अब आइए निष्कर्ष देखते हैं। लिखा कंक्लूजन, उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रिया कितनी सफल हो सके। मतलब मूल्यांकन द्वारा यह पता चलता है कि शिक्षक जो चीज़ पढ़ाया है ना वो कहाँ तक सफल हो सका है। मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों की समस्या को जानना तथा उसका समाधान करना होता है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन रचनात्मक, योगात्मक एवं निदानात्मक विधि द्वारा करना चाहिए, समझ गए। पता देखिए रचनात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन कब करते हैं, जब हम पाठ पढ़ा रहे होते थे। योगात्मक मूल्यांकन करते हैं पाठ के अंत में करते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं जो बच्चा को समझ नहीं है उसके लिए हम करते हैं। लिखा है वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन पर बल दिया जा रहा है जिससे शिक्षार्थियों का व्यापक एवं सतत रूप से मूल्यांकन हो रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। तो थैंक यू। तो आगे फिर हम आपका वीडियो लेकर आएंगे।